और आज हम बात करेंगे राजकोषीय नीति के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? तो आज हम बात करने वाले हैं राजकोषीय नीति। किसके बारे में? राजकोषीय नीति यानी फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति। देखिए साथियों, राजकोषीय नीति को आपको अगर जानना है तो आपको कुछ चीजें यहां पर थोड़ी आपको टफ लग सकती हैं, कंडीशंस हैं, बाकी हम हैं तो टफ लगने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। यहां क्या है कि राजकोषीय नीति, आप अगर ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे, यहां राज का मतलब राज्य और राज्य का मतलब सरकार, प्लस कोष का मतलब होता है खजाना, और नीति का मतलब होता है नियम। सरकार के खजाना के नियम संबंधित अध्ययनों का अध्ययन किया जाता है, यानी राजकोषीय नीति के अंतर्गत हम बजट एवं कर व्यवस्था का अध्ययन करते हैं। राजकोषीय नीति के अंतर्गत हम बजट एवं कर व्यवस्था की अध्ययन करते हैं। अच्छा, हम राजकोषीय नीति के अंतर्गत बजट एवं कर व्यवस्था का अध्ययन क्यों करते हैं? क्योंकि करों के माध्यम से ही, टैक्स के माध्यम से ही खजाने में पैसा जाता है, और बजट के माध्यम से यह दिखाया जाता है कि हम पैसा कहां व्यय कर रहे हैं और पैसा कितना हमारे पास आ रहा है। यानी एक्सपेंडिचर एंड इनकम यानी रिसिप्ट, एक्सपेंडिचर और इनकम का मैक्स जो होता है उसको बजट कहते हैं। बात होगी, विस्तार से होगी। और राजकोषीय नीति के अंतर्गत आपको बताना चाहूं, राजकोषीय नीति के अंतर्गत हम पढ़ते किस टॉपिक को हैं? तो हम राजकोषीय नीति के अंतर्गत 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ते हैं। 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ते हैं राजकोषीय नीति के अंतर्गत। सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर बजट के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे यहां पर टैक्स के बारे में, टैक्स स्ट्रक्चर, और टैक्स स्ट्रक्चर में साथ कर आपके एग्जाम से जो ज्यादातर क्वेश्चन आएगा वह जीएसटी से आएगा, इनकम टैक्स से आएगा, वैल्यू एडेड टैक्स से आएगा, और कॉर्पोरेट टैक्स से आएगा, निगम कर से आएगा। उसके बाद जो हमारा आखिरी टॉपिक होगा राजकोषीय नीति में, वह टॉपिक होगा नीति कमीशन का। किसका होगा? वह टॉपिक होगा नीति कमीशन यानी नीति आयोग का होगा। यह टॉपिक हम कवर करेंगे। बजट 2020-21 की भी बात होगी और बजट के फंडामेंटल चीजों के बारे में भी अध्ययन कराया जाएगा। बजट 2020-21 की भी बात होगी और बजट के फंडामेंटल पार्ट्स के बारे में भी आप सभी को अध्ययन करा दिया जाएगा, और बता देंगे कि दोस्त यही पढ़ लेना, यही आपके एग्जाम में आने वाला है, और एग्जाम देने के बाद बता देना सर वर्दी मिल रही या नहीं मिल रही, तो आपको पता होगा इकोनॉमी से बाहर नहीं आने वाला है। तो देखिए, राजकोषीय नीति में हम बजट को पढ़ने वाले हैं, और बजट होता क्या है आइए देख लेते हैं। अब हम बजट से संबंधित बातों का अध्ययन करें, इसलिए आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अपने सभी कार्यों को छोड़ करके
मेरी बात पर विशेष गौर करिएगा और चीजों को समझने का प्रयास करिएगा। देखिए दोस्त, अगर इस बजट शब्द की बात करें तो फ्रेंच भाषा का शब्द है, यानी यह फ्रांसीसी है, यह फ्रांसीसी शब्द है जिसका इंग्लिश होता है लेदर बैग, हिंदी होगा चमड़े का थैला। अच्छा, इस चमड़े के थैले की उत्पत्ति कहां से हुई? तो आपको बता देना चाह रहा हूं, 1721-22 के आसपास इंग्लैंड के पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर थे, उनका नाम था रॉबर्ट वॉलपोल। रॉबर्ट वॉलपोल अपने देश के संपूर्ण वित्तीय दस्तावेज को एक चमड़े के थैले में लेकर के चला करते हैं। 1721-22 की बात है और उन्होंने पहली बार 1721-22 में पहली बार 1721-22 में ब्रिटेन संसद के सामने पटल पर अपने देश का वार्षिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया, जिसे उपहास के तौर पर, मजाक के तौर पर विपक्ष की जो पार्टी थी उन्होंने कहा आज बजट खुला है क्योंकि चमड़े का थैला खुला है, देखते हैं इसमें से क्या निकलता है। तो उस बजट से उपहास के तौर पर पूरे दुनिया में हुआ और इसीलिए रॉबर्ट वॉलपोल को ही पूरे दुनिया में बजट का जन्मदाता कहा जाता है। रॉबर्ट वॉलपोल को पूरे दुनिया में बजट का जन्मदाता कहा जाता है। ये बात आपको बजट से संबंधित फंडामेंटल चीजें हैं जो थोड़ी सी आपको उसके शब्दों के बारे में मैंने बताने का प्रयास किया। आइए अब देखते हैं कि बजट होता क्या है। पहले देख लेते हैं बजट क्या होता है, फिर भारत के हिसाब किताब से देखने का प्रयास करते हैं। साथियों, जो बजट होता है, आप लोग सामान्य बोलचाल में, अपने घरों में, अपने रिश्तेदारों में एक शब्द सुना होगा कि भाई मेरा बजट गड़बड़ हो रहा है। बजट एक सरकार का दस्तावेज होता है जिसमें आय और व्यय का ब्यौरा शामिल होता है। किसमें? इनकम या रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर, आय और व्यय का ब्यौरा ही बजट कहलाता है। बजट, आय और व्यय का ब्यौरा ही क्या कहलाता है? बजट कहलाता है। यानी बजट में इनकम एंड एक्सपेंडिचर का उल्लेख होता है। यानी गवर्नमेंट के पास, सरकार के पास पैसा आ कहां से रहा है और सरकार उस पैसे का व्यय कहां कर रही है, यही बजट में उल्लेख किया जाता है। साथी, आय और व्यय का ब्यौरा बजट में लिखा जाता है, बजट में पेश किया जाता है कि भाई इस तरीके से हमारे पास इतने इतने पैसे आने वाले हैं और हम इतना पैसा इन फील्ड में आवंटित करेंगे, इतना मेरा घाटा हो जाएगा, इतना मेरा फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो चीजों को बहुत गौर से समझने का प्रयास करना साथियों, बहुत ही अच्छी तरीके से यहां पे आपको मैं डिफाइन करने का प्रयास करूंगा। ये क्लियर है? बजट का मतलब आपको समझ में आ गया। बजट का मतलब होता है कि ऐसा दस्तावेज जिसमें सरकार के आय व्यय का ब्यौरा शामिल हो, उसको बजट कहते हैं।
ऐसा दस्तावेज जिसमें सरकार के आय व्यय का ब्यौरा शामिल हो उसको बजट कहते हैं। अभी किसी क्वेश्चन की बात नहीं हुई, क्वेश्चन की बात अब होगी। आइए भारतीय बजट की बात करते हैं। अभी तो हम बजट के शब्दों पर बात कर रहे थे, क्या होता है ये बता दिया। अब हम इंडियन बजट, भारतीय बजट की बात करते हैं। तो देखिए भारत में आपके एग्जाम से यहां पर क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय बजट का फादर कौन है, यानी जनक। तो साथियों लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 18 फरवरी 1860 को जेम्स विल्सन ने, कौन, 18 फरवरी 1860 को जेम्स विल्सन ने भारत में पहली बार बजट पेश किया था। भारत में पहली बार बजट पेश किया था। तो बजट का जन्मदाता कौन, बजट पेश किया था, कौन पेश किया था? भारत में पहली बार बजट किसने पेश किया? ये भी आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, कौन पेश किया? जेम्स विल्सन। और जेम्स विल्सन को इंडियन बजट का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन बजट। भारतीय बजट का जनक या जन्मदाता किसे कहा जाता है? प्यारे साथियों, आपने देखा होगा कि भारत में वर्तमान समय में एक ही बजट पेश किया जाता, लेकिन कभी कभी बजट से संबंधित बातें आपको मिलने को आ जाती हैं कि पहले रेल बजट पेश किया जाता था और एक आम बजट पेश किया जाता था। मैं आपको बताना चाहूं तो 18 फरवरी 1860 के बाद प्रत्येक वर्ष भारत में एक ही बजट पेश किया जाता था, किंतु 1924 में 8 सदस्यीय समिति बनाई गई। कौन सी समिति बनाई गई? उस समिति का नाम था, उस समिति का नाम था आकवर्थ समिति। उस समिति का नाम था आकवर्थ समिति। आकवर्थ समिति ने सिफारिश की कि भारत में जो बजट पेश किया जाता है उसमें रेलवे का ज्यादा, यानी लगभग 70% बजट रेलवे के हिस्से का होता है और हम अन्य खर्च में उसको खर्च करते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, 8 सदस्यीय विलियम आकवर्थ समिति ने कहा कि रेल बजट को अलग से पेश किया जाए। आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, किस समिति के सिफारिश को रेल बजट को अलग से पेश किया गया? इन्होंने कहा कि रेल बजट को अलग कर दिया जाए। किसने कहा? तो किसने कहा, बताओ जल्दी से बताओ। विलियम आकवर्थ या आकवर्थ समिति ने कहा। इस समिति में कितने सदस्य? 8 सदस्य। इस समिति के सिफारिशों को मानते हुए, क्यों, किसने कहा भाई कि हमको तो पता है कि बजट हमारा ज्यादा बन रहा है, ठीक है, देश का विकास हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हम इसी प्रकार से चलते रहें तो हम अन्य क्षेत्रों में ध्यान नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम ज्यादा रेलवे बजट इसमें दे रहे हैं। तो इसके सिफारिशों को मानते हुए 1925-26 में 2 बजट पेश किए जाने लगे। कौन कौन से? रेल बजट अलग हो गया और बाकी अलग बजट था, उस बजट को बोलते थे आम बजट। उस बजट को क्या बोलते थे? उस बजट को बोलते थे आम बजट। ठीक,
तो रेल बजट को आम बजट से कब अलग कर दिया गया? 1925-26 में। लेकिन 2016-17 में पुनः रेल बजट को आम बजट में समाहित कर दिया गया। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेल बजट को आम बजट में समाहित कर दिया गया। रेल बजट को आम बजट में समाहित कर दिया गया। कब कर दिया गया? 2016-17 में। यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं। तो भारतीय बजट का जन्मदाता किसे कहा जाता है? जेम्स विल्सन को, क्योंकि जेम्स विल्सन ने भारत में सबसे पहले 18 फरवरी 1860 को बजट पेश किया था। 1924 में 8 सदस्यीय आकवर्थ समिति ने सिफारिश की कि रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया जाए। उसके सिफारिशों को मानते हुए अंग्रेजों ने 1925-26 में रेल बजट और आम बजट को अलग कर दिया। बजट के 2 खंड हो गए। पहले रेल बजट पेश किया जाता था रेल मंत्रालय के द्वारा, और आम बजट पेश किया जाता था वित्त मंत्रालय के द्वारा या वित्त मंत्री के द्वारा। फिर 2016-17 में पुनः रेल बजट को आम बजट में क्या कर दिया गया? मिला दिया गया, समाहित कर दिया गया। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। देखिए, ये हम भारतीय बजट के अनुसार कुछ ऐतिहासिक दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं। किस पर बात कर रहे हैं? भारतीय बजट पर बात कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, और इसी के साथ हम 2021 के बजट पर भी डिस्कस करने वाले हैं। 2020-21 के बजट पर भी डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए यहां पर क्या हुआ। अब क्वेश्चन क्या बनेगा? 2025-26 1925-26 हो गया। उसके बाद आता है कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? स्वतंत्र भारत का पहला बजट, एक क्वेश्चन बनता है। सेकंड क्वेश्चन बनता है कि गणतंत्र भारत का, किसका? गणतंत्र भारत का पहला बजट। स्वतंत्र भारत का पहला बजट और गणतंत्र भारत का पहला बजट। देखिए मेरे बंधुओं, स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था किसने? आर.के. खड़मुखम शेट्टी ने। किसने पेश किया था? आर.के. खड़मुखम शेट्टी ने। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। इन्होंने कब बजट पेश किया था? नवंबर 1947 में। नवंबर 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला बजट भारत में किसने पेश किया? तो किसने पेश किया? आर.के. खड़मुखम या षड़मुखम शेट्टी ने। गणतंत्र भारत का पहला बजट फरवरी 1950 में जॉन मथाई ने पेश किया था। जॉन मथाई ने पेश किया था। तो भारत का पहला बजट स्वतंत्रता के बाद किसने पेश किया? तो आर.के. खड़मुखम शेट्टी ने पेश किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसने? आर.के. खड़मुखम शेट्टी ने। और गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई ने पेश किया। कब किया? फरवरी 1950 में। देखिए बजट इंग्लिश में ही बनता रहा, लेकिन आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आया कि बजट की प्रतियां हिंदी में कब से छपना शुरू हुई। मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि बजट की प्रतियां हिंदी में, सारी चीजें भाई बजट से संबंधित यहां पे बताऊंगा। बजट की प्रतियां, जो बजट बनता है तो बजट की जो प्रतियां हैं
वह किसमें? हिंदी में। पहले सिर्फ अंग्रेजी में छपती थी, हिंदी में कब से? तो 1955-56 से। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन था मुख्य वित्त मंत्री, कौन था? यह भी कभी कभी पूछ लेता है कि ऐसे वक्त कौन से वित्त मंत्री हैं जिसके कार्यकाल में बजट की प्रतियां हिंदी में छपी? तो उन वित्त मंत्री का नाम था टीटी कृष्णामाचारी। टीटी कृष्णामाचारी। तो बजट की प्रतियां हिंदी में कब बनी? 1955-56 में। वहां का फाइनेंस मिनिस्टर उस समय कौन था देश का? तो टीटी कृष्णामाचारी थे। ये आपको पता होना चाहिए। अभी हम कुछ संवैधानिक उपबंधों की भी बात करेंगे और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे बजट के कुछ शब्दावलियों पर भी। पहले हम थोड़ा सा इसका ऐतिहासिक दृष्टिकोण देख लेते हैं। देखिए साथियों, उसके बाद हम बात किस पर कर रहे हैं? भारतीय बजट पर। अभी भारतीय बजट पर बहुत चीजें सीखना है। अभी भारतीय बजट पर बहुत चीजें सीखना है भाई। क्या सीखना है? देखिए, आप सबको पता होगा कि बजट मोस्टली फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री पेश करते हैं, लेकिन ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं, भारत के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने बजट पेश किया हो? पहले प्रधानमंत्री, भारत के पहले प्रधानमंत्री, पहले पीएम जो बजट पेश किए हों, यह भी क्वेश्चन बन चुका है दिल्ली पुलिस में, जो बजट पेश किए हों, कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू हैं। कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो सर, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब बजट पेश किया था? 1958-59 में। कब? 1958-59 में। अच्छा, बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री, पहली महिला वित्त मंत्री, बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री, पहली महिला वित्त मंत्री कौन? श्रीमती निर्मला सीतारमण। श्रीमती निर्मला सीतारमण पहली महिला वित्त मंत्री, माफ कीजिएगा, पहली महिला वित्त मंत्री और पहली महिला बजट पेश करने वाली पहली महिला, तो आपको पता ही हो गया होगा क्या? श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जब देश की प्रधानमंत्री थी तब उन्होंने बजट पेश किया था। उन्होंने वित्त मंत्रालय को अतिरिक्त प्रभार के रूप में अपने पास रखा था। ये आपको फंडामेंटल चीजें पता होनी चाहिए। सबसे ज्यादा बार बजट किसने पेश किया है? भी कई बार क्वेश्चन आता है। सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाला कौन है? तो सबसे ज्यादा बार बजट पेश किया है मोरारजी देसाई ने। किसने? मोरारजी देसाई ने। कितनी बार पेश किया है? 10 बार। कितनी बार? 10 बार। उसके बाद अगर सेकेंड नंबर की बात आई तो पी चिदम्बरम थे। पी चिदम्बरम ने 8 बार पेश किया है। ठीक, ये बजट से संबंधित कुछ फंडामेंटल चीजें थी जो मैंने आपको बता दिया ऐतिहासिक दृष्टिकोण पर। बजट का जन्मदाता कौन है? जेम्स विल्सन है।
बजट की उत्पत्ति कहां से हुई? इंग्लैंड से हुई, रॉबर्ट वालपोल के उस मजाक के तौर पर, चमड़े का थैला। 1925-26 में भारत में क्या किया गया कि रेल बजट को अलग से पेश किया गया। तब से लेकर 2017-16 तक बजट अलग से पेश किया जाता था, 15-16 तक, फिर 17-18 16-17 से इसको हटाया गया, दोनों को आपस में मिला लिया गया। बजट पेश करने वाले स्वतंत्र भारत के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो आर.के. षणमुखम शेट्टी थे। गणतंत्र भारत के जॉन मथाई थे। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम महिला वित्त मंत्री वर्तमान समय की श्रीमती निर्मला सीतारमण है। पहली महिला श्रीमती इंदिरा गांधी हैं। सबसे ज्यादा बजट किसने पेश किया? तो मोरारजी देसाई ने पेश किया 10 बार, उसके बाद पी चिदम्बरम ने। और बजट की प्रतियां भारत में पहली बार हिंदी में छपना कब शुरू की गई? तो बजट की प्रतियां भारत में पहली बार हिंदी में कब बनी? तो आपको पता होना चाहिए 1955-56 में। उस समय देश का वित्त मंत्री कौन था? टी कृष्णामाचारी। सारी बातें मैंने लिख दी। आइए अब हम बजट से संबंधित कुछ संविधान की बात कर लेते हैं कि संविधान से यहां से कैसा कनेक्शन हो सकता है। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि संविधान में ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारतीय संविधान में बजट का उल्लेख कहां किया गया है। तो पहली बार दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत के संविधान में बजट शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं है। मान्य वही है, लेकिन प्रयोग डायरेक्ट बजट शब्द का प्रयोग नहीं है। यह भारत में सामान्य बोलचाल की भाषा का शब्द है। बजट के स्थान पर भारतीय संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहा गया कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 112 अनुच्छेद 112 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में या नई सरकार के चुने जाने के बाद संसद के पटल पर वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करवाए। क्या? वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए दोस्तों, यहां पर हम इसको सामान्य तौर पर बजट ही देख लेते हैं, लेकिन अनुच्छेद 112 में किसके बजट का उल्लेख किया गया है? केंद्र या संघ सरकार के, केंद्र या संघ सरकार के। और एक और आर्टिकल 202 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 में राज्य सरकार के बजट का उल्लेख किया गया है। किसका? राज्य सरकार के बजट। तो राज्य सरकार के बजट का उल्लेख कहां किया गया है? अनुच्छेद 202 में किया गया है। केंद्र सरकार के बजट का उल्लेख कहां किया गया? अनुच्छेद 112 में किया गया, अनुच्छेद 202 में राज्य सरकार का। यहां से भी क्वेश्चन बनेंगे डायरेक्ट। अगर आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे कि भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख कहां है, तो आपको 112 मारना होगा, टिक। और अगर पूछे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है या राज्य के बजट का उल्लेख है, तो अनुच्छेद 202 में। केंद्र का पूछे तो 112 में। अगर केवल बजट पूछे तब भी 112 सही होगा। अगर केवल बजट पूछेगा तो इन दोनों में से सिर्फ एक ही विकल्प आपके क्वेश्चन में होगा। ठीक, ओके। अब हम भारत के बजट की बात कर रहे हैं, तो देखिए अब हम क्या सीखने वाले हैं। अब यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखेंगे दोस्तों, वो ये कि जो बजट होता है, बजट में दो चीजें होती हैं। अभी मैंने आपको बताया था, एक होता है आय और एक होता है व्यय।
सरकार कहां से प्राप्त करती है और कहां पर खर्च करती है, इसी का बजट में उल्लेख है। तो भारतीय बजट में आय को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है और बजट को भी व्यय को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। तो आय को कौन कौन से भागों में डिवाइड किया गया है? तो आय को दो भागों में डिवाइड किया गया है और व्यय को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक कहा गया राजस्व आय, रेवेन्यू रिसिप्ट, राजस्व आय, और एक को कहा गया कैपिटल इनकम, पूंजीगत आय। राजस्व आय को क्या बोलते हैं? रेवेन्यू, रेवेन्यू इनकम, और इसको बोलते हैं कैपिटल इनकम या रिसिप्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी। ठीक है। अगर आय दो रूपों में हो रहा है, क्या है बता रहा हूं, आय अगर दो रूपों में हो रहा है तो व्यय भी दो रूपों में होगा। कौन कौन सा? राजस्व व्यय। यहीं से फिर हम बजट 2020-21 की प्रक्रिया को लेकर के आगे बढ़ेंगे। राजस्व व्यय यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर है भाई, इंग्लिश वाले भी ध्यान दें। ये इनकम है, यानी यहां आ रहा है और यहां जा रहा है, खर्च हो रहा है, उसी को तो संतुलन बनाते हैं ना हम। और यहां होता है पूंजीगत व्यय, अच्छा ये बताओ आपको क्या लगता है कि राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, राजस्व आय और पूंजीगत आय में होगा क्या? देखिए साथियों, यहां पे लिखा है राजस्व आय, यहां लिखा है पूंजीगत आय। राजस्व आय का मतलब होता है कि देश के अंदर जो भी कार्य हो रहा हो, देश के अंदर जो भी कार्य हो रहा हो, वहां से इनकम, यानी टैक्स के माध्यम से जो कार्य, टैक्स के माध्यम से जो पैसा मिल रहा हो या गैर टैक्स के माध्यम से जो पैसा मिल रहा हो, तो टैक्स के माध्यम से पैसा और गैर टैक्स के माध्यम से पैसा। तो यहां जो टैक्स आता है, जैसे इनकम टैक्स, कोई भी टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, जीएसटी, समझ लेना, इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, टैक्स भी पढ़ाऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कस्टम ड्यूटी यानी ऐसी आय जो कहां से मिल रही हो, ऐसी आय जो कहां से मिल रही हो, टैक्स के माध्यम से मिल रही हो। किसके माध्यम से मिल रही हो? टैक्स के माध्यम से। और बिना टैक्स, जैसे जुर्माना सरकार ने किसी पे लगा दिया हो, क्या लगाया हो? जुर्माना लगा दिया हो, जैसे मुद्रा की छपाई सरकार करवा ले, मुद्रा की छपाई, सरकारी प्रतिभूति जैसे बॉन्ड हो गया, ट्रेजरी हो गया, तो ये सब राजस्व आय का हिस्सा है। तो फिर सर पूंजीगत आय का हिस्सा क्या होगा? पूंजीगत आय में जैसे हमने विदेश से ऋण ले लिया, ऋण लेना, क्या हो गया? हमने विदेश से ऋण ले लिया, किसी ने
अपने यहां देश में निवेश कर दिया, विदेश से ऋण ले लिया, किसी ने निवेश कर दिया, किसी ने सहायता कर दी। तो देखिए अब आपको दो चीजों में डिफरेंट पता चल रहा होगा। राजस्व का मतलब होता है जो गवर्नमेंट अपने से पैदा कर रही हो, अपने से नियम कानून लगा करके पैदा कर रही हो, टैक्स का नियम कानून बना रही हो, मुद्रा छाप रही हो, जुर्माना लगा रही हो, यानी जो वर्तमान में चल रहा होता है। और पूंजी का मतलब होता है थोक में पैसा, बाहर से पैसा, यानी जो पैसा प्रोसेस में चल रहा हो उससे अतिरिक्त पैसा अगर आ जाए उसी को तो पूंजी कहते हैं। जैसे ऋण लेना, निवेश, सहायता, ये सब पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आते हैं, माफ कीजिएगा पूंजीगत आय के अंतर्गत आते हैं। अगर आपसे आपके एग्जाम में पूछ ले कि ये बताओ कि आपने निम्नलिखित में से कौन राजस्व आय के अंतर्गत आता है, तो जितने भी प्रकार के टैक्स होते हैं, क्योंकि देश में बनाए गए होते हैं वहीं से पैसे का अर्जन होता है, तो वह राजस्व आय का हिस्सा होते हैं। या कहें तो वर्तमान समय में तुरंत जहां से आय मिल रही हो या जहां से गवर्नमेंट आय प्राप्त कर सकती हो, ये सब राजस्व का हिस्सा होगा। किसी भी प्रकार का कोई टैक्स हो, जुर्माना हो, आरबीआई के द्वारा नोटों की छपाई करना हो, डाक टिकट से पैसे लाना हो, स्टैंप से पैसे लाना हो, ट्रेजरी से पैसे लाना हो, बॉन्ड से पैसे प्राप्त करना हो, वो सब राजस्व का होगा। पूंजीगत का मतलब विदेश से समझ लीजिए, ज्यादातर विदेशी ऋण मिल जाए, सहायता मिल जाए, विदेशी निवेश आ जाए या देशी निवेश भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, तो क्या होगा, पूंजीगत आय का हिस्सा होगा। तो फिर सारे पूंजीगत व्यय क्या है भाई, ये तो आय हो गया। तो राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय का क्या मतलब है? राजस्व व्यय का मतलब होता है रक्षा में व्यय करना, पेंशन देना, सब्सिडी देना, योजनाएं बनाना, क्या करना, योजनाएं बनाना, राज्यों को अनुदान देना, जो राज्यों को पैसा देती है केंद्र सरकार, राज्यों को अनुदान वित्त आयोग की सिफारिश पर देती है। और पूंजीगत में क्या है कि ऐसी चीजों में व्यय करना, ऐसी योजनाओं में व्यय करना जहां से भविष्य में आमदनी होने की संभावना हो, भविष्य में आमदनी होने की संभावना हो। जैसे निवेश दूसरे देश में, अपने देश में भवन निर्माण करना, मशीन खरीदना, यानी जो भविष्य के लिए काम करे वह पूंजीगत व्यय का हिस्सा होता है। शेयर खरीदना, बॉन्ड खरीदना, डिवेंचर्स में पैसे लगाना, स्टॉक में पैसे लगाना, ये सब व्यय का हिस्सा होगा। कहने का मतलब यह है कि जहां से प्रत्यक्ष लाभ हो, तुरंत हो, वे सब होता है राजस्व। भाई पैसा लगा दिया रक्षा में, पेंशन में, सब्सिडी में, योजनाओं में, गरीबी दूर करना, यानी जो वर्तमान में चल रहा होता है, जो वर्तमान में व्यय किया जाता है, तुरंत व्यय किया जाता है, वह राजस्व व्यय का हिस्सा होता है। जो भविष्य को देखते हुए व्यय किया जाता है वह पूंजीगत व्यय का हिस्सा होता है। जो भविष्य के लिए रखा जाता है, भविष्य के लिए व्यय किया जाता है, वह पूंजीगत व्यय का हिस्सा होता है। जो वर्तमान में व्यय किया जाता है वो राजस्व का हिस्सा होता है। जो भविष्य को देख करके व्यय किया जाता है वर्तमान का हिस्सा होता है, जो पिछले देख करके आता है वह राजस्व का हिस्सा होता है। क्लियर? ओके, ये तो हो गया, यानी ये आय और ये व्यय आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। पुनः बता दे रहा हूं, राजस्व आय का मतलब होता है टैक्स के माध्यम से पैसे प्राप्त करना, गैर टैक्स जैसे जुर्माना, नोटों की छपाई, डाक टिकट की छपाई, स्टैंप की बिक्री, तमाम चीजें होती हैं। और पूंजीगत में विदेशी ऋण, निवेश, सहायता, ये सब पूंजीगत का हिस्सा होगा। पूंजी का मतलब ज्यादा, ठीक है। और आय राजस्व व्यय का मतलब होता है ऐसे चीजों व्यय करना जो प्रत्यक्ष चलता रहता हो, जैसे
रक्षा, पेंशन, सब्सिडी, योजना, राज्यों को अनुदान देना, राज्यों के लिए नियम कानून। अब इसमें क्या हमको फायदा होने वाला है, हम आपको बता देंगे कि रक्षा में कितना % सरकार व्यय करी 2020-21 में, सब्सिडी में, योजनाओं में राज्यों को कितना दिया, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। विदेशी ऋण जो है उसका ब्याज भी सरकार को देना पड़ता है, वो सब इसी में। तो देखिए अब हम बजट में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम बजट में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आपको बजट के दृश्य दिखाने का प्रयास करते हैं। देखना, जैसे आय बराबर व्यय, अगर आय और व्यय बराबर होगा, 3 कंडीशन हो सकती हैं। अपने घर में देखो, या तो आय व्यय बराबर होगा, या आय ज्यादा होगा व्यय कम होगा, या व्यय ज्यादा होगा आय कम होगा, या व्यय कम होगा आय ज्यादा होगा, या आय कम होगा व्यय ज्यादा होगा। भाई जी 3 ही कंडीशन बन सकती हैं। मेरे पास 100 रुपये आ रहे हैं, मैं 100 रुपये खर्चा कर रहा हूं, आय व्यय बराबर। मेरे पास 500 रुपये आ रहा है, मैं 400 खर्चा कर रहा हूं, व्यय कम आय ज्यादा। मेरे पास 100 रुपये आ रहा है, मैं 150 खर्चा कर रहा हूं। ठीक, देखिए यहां पर आपको क्या समझना है, एक चीज याद रखना, इस आय में क्या शामिल है, आय में दोनों आय शामिल है, राजस्व प्लस पूंजीगत, राजस्व प्लस पूंजीगत। और व्यय में क्या शामिल है, राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय। समझने, यहां मैंने शॉर्टकट में लिख लिया क्योंकि मैंने आपको बता दिया है, इसलिए मैंने यहां पे नीचे लिख दिया राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। देखिए फिर से लिख दे रहा हूं, यहां लिख दे रहा हूं, आय में क्या शामिल है, आय में शामिल है, ये वहां के लिए है राजस्व आय प्लस पूंजीगत आय, राजस्व आय प्लस पूंजीगत आय। अब राजस्व आय क्या होती है मैंने बता दिया, पूंजीगत आय क्या होती है मैंने बता दिया। और व्यय में क्या शामिल है, राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय, राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय। चीजें क्लियर है? देखिए ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। आप ये बताओ यहां की स्थिति क्या होने वाली है, अगर आय और व्यय बराबर होगा तो उसको बोलते हैं संतुलित बजट। क्या बोलते हैं? संतुलित बजट। अगर व्यय कम है आय ज्यादा है, इसको बोलते हैं मुनाफे का बजट, मुनाफा का बजट। अगर आय कम है व्यय ज्यादा है तो आप समझिए घाटा होगा, घाटे का बजट। ये सब मैं आपको बता दे रहा हूं क्योंकि ये आपके सामान्य जानकारी की बात है, आप लोग अपने से भी कर सकते थे, लेकिन एक बार आप रिवाइज कर लेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो संतुलित बजट बराबर आय बराबर व्यय। मुनाफा कब होगा? जब आय ज्यादा हो। रटना नहीं, मुनाफा का। अच्छा आपको मुनाफा आपको मुनाफा कब होगा आप ही बता दो? जब आय आपकी क्या हो? ज्यादा हो और खर्च कम करना पड़े। आपको घाटा कब होगा? जब आपकी आय कम हो और आपका व्यय ज्यादा। ठीक।
अब याद रखिएगा इसी में एक पार्ट होता है, इसी में एक पार्ट होता है राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट। क्या होता है? राजकोषीय घाटा, नाम तो सुना होगा। और यहां से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, कभी कभी पूछ लेता है कि देश का राजकोषीय घाटा कितना होता है। अच्छा, राजकोषीय घाटा कब होगा? जब आय कम हो और व्यय ज्यादा हो। आय कम हो, व्यय ज्यादा हो। अच्छा, आप ये बताओ, यहां देखना थोड़ा सा एग्जांपल। अगर आपके पास आय आपकी 100 रुपए है और आपकी व्यय कितना है? 120 रुपए। समझने का प्रयास करना साथियों, आय 100 रुपए और आपका व्यय कितना? 120 रुपए। तो आप ये बताओ, मान लीजिए घाटा हो गया, यहां घाटा हो रहा है, और यहां अगर देश की बात करेंगे तो राजकोषीय घाटा हो जाएगा। तो यहां पे जो 20 रुपए है, अगर इतने की ऋण आपको मिल जाए तो आपका काम हो जाएगा, बराबर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। इसीलिए राजकोषीय घाटा को ऋण संबंधी आवश्यकता कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मैंने आपको बता दिया, अगर ऋण मिल जाए तो काम हो जाएगा। इसीलिए राजकोषीय घाटा को ऋण संबंधी आवश्यकता कहते हैं। यह भी कई बार क्वेश्चन आया कि राजकोषीय घाटा का क्या तात्पर्य है? तो राजकोषीय घाटा का तात्पर्य तो है कि व्यय आपका ज्यादा है, आय कम है, लेकिन यह ऋण संबंधी आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि अगर ऋण मिल जाता है जितने का राजकोषीय घाटा होता है, यह ऋण संबंधी, माफ कीजिएगा, ऋण संबंधी घाटा नहीं, ऋण संबंधी आवश्यकता है। क्या है? ऋण संबंधी आवश्यकता है। ऋण संबंधी आवश्यकता है। क्या? राजकोषीय घाटा। क्यों? क्योंकि जितने का घाटा हो रहा है, अगर उतना ऋण मिल जाए तो वह ऋण संबंधी आवश्यकता होता है। उतना ऋण मिल जाए तो मेरा काम खत्म, बिंदास आराम से देश चलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए, ये जो राजकोष के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, ये तो मैंने अभी आपको राजकोषीय नीति में बजट के बारे में बताया है, और अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसी में हम पिछला जो सेशन है, जो थर्ड पार्ट था नीति आयोग, उसको देख लेते हैं, और उसके बाद हम लोग कर संरचना और बजट 2020-21 के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम लोग देख लेते हैं नीति कमीशन क्या है, नीति आयोग, यहां से कैसे क्वेश्चन बनेंगे, सारा डिस्कस आपके लिए मैं यहां पे कर रहा हूं, और आप लोग बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करना। नीति कमीशन, या कहें तो नीति आयोग, देखिए नीति आयोग का कार्य है सरकार की योजना बनाने की संस्था, सरकार की एजेंसी। पहली बात तो सर, क्या इस सरकार की एजेंसी का उल्लेख संविधान में कहीं किया गया है? तो बिल्कुल नहीं किया गया है। यह एक गैर संवैधानिक संस्था है या असंवैधानिक संस्था है। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा है। यह एक असंवैधानिक संस्था है, असंवैधानिक संस्था, इसका संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है।
ये जो नीति है इसका पूरा नाम होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यह हिंदी का शब्द नहीं है जो आप लोग नीति आयोग चिल्लाते रहते हैं। यह इंग्लिश का शब्द है नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके लिए यह राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था के लिए जैसा है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना किया गया। किसके स्थान पर किया गया? योजना आयोग। योजना आयोग को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। योजना आयोग के स्थान पर योजना आयोग के स्थान पर इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया। देखिए क्यों किया गया? यह भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जो योजना आयोग था उसका एकात्मकता की ओर झुकाव था। उसमें केंद्र सरकार का ज्यादा बोलबाला हुआ करता था। इसलिए आपने देखा होगा कि जिन जिन राज्यों में पहले से, चूंकि आपको पता है केंद्र सरकार में ज्यादातर कांग्रेस ने काम किया है, तो जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी उन राज्यों में ज्यादा विकास हुआ है। जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। और जहां स्थानीय पार्टियों की सरकारें हुआ करती थी, पहले की बात बता रहा हूं योजना आयोग के समय, वहां ज्यादा विकास नहीं हुआ है, क्योंकि वहां पर स्थानीय पार्टी होती थी, उनका गठबंधन होता था कांग्रेस पार्टी से, तो सरकारें तो बन जाती थी, लेकिन राज्य सरकार का वहां ज्यादा विकास किया गया जहां उसी पार्टी की सरकार हुई जहां केंद्र पार्टी की सरकार थी। तो इसीलिए इसकी स्थापना किया गया और इसकी स्थापना सरकार के थिंक टैंक के रूप में किया गया है। थिंक टैंक। देखिए तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि वही बात करूंगा जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन है। स्थापना पूछेगा कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को किया गया। किसके स्थान पर किया गया? योजना आयोग के स्थान पर किया गया। देखिए इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। तो इसके वर्तमान अध्यक्ष का नाम क्या है? नरेंद्र मोदी, आप सबको पता होगा। यानी नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। अगर प्रथम अध्यक्ष की बात करेगा तब भी नरेंद्र मोदी, वर्तमान अध्यक्ष की बात करेगा तब भी नरेंद्र मोदी। प्रथम और वर्तमान दोनों यही है, क्योंकि इन्होंने शुरू ही किया इसको। वर्तमान उपाध्यक्ष की बात करें तो राजीव कुमार, वर्तमान उपाध्यक्ष की बात करें तो राजीव कुमार। अगर प्रथम की बात करें तो अरविंद पनगड़िया। कौन? अरविंद पनगड़िया। ये वर्तमान है। इसमें एक सीईओ होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। एम है, समझेगा। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ अमिताभ कांत है। आईएएस अधिकारी होते हैं, ये आपको पता है। यही से, इतने से ही बस आपके एग्जाम में नीति आयोग से संबंधित क्वेश्चन आने वाला है और आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्थापना कब हुई, सारी चीजें क्या, कब, कैसे, क्या हुआ। ठीक, ओके। देखिए साथियों,
आपकी क्लास बहुत बड़ी ना हो, इसलिए राजकोषीय नीति को मैंने 2 भागों में बांट दिया, क्लास को ही 2 भागों में बांट दिया, और आपकी क्लास आज यहीं पे समाप्त होगी। 7वें लेक्चर में हम आपसे मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में यानी कल। वो टॉपिक होगा आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसमें हम 2020-21 के बजट के बारे में पढ़ेंगे और साथ में टैक्स के बारे में उसी में पढ़ेंगे, उसको हम करंट से जोड़ करके भी टैक्स पढ़ लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग इस क्लास को बहुत अच्छी तरीके से देखिए और चीजें कैसी लगी कमेंट्स जरूर करिएगा साथियों, क्योंकि आप लोगों ने बहुत लोग अभी अच्छा ही कमेंट्स कर रहे हैं कि सर आपकी क्लास बहुत अच्छी लगी है। एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे 100% आएंगे और आपको पीडीएफ भी मिलेगा, बिल्कुल परेशान हो जरूरत नहीं, 2-3 दिन की बात है, सर काम हो रहे हैं, बहुत जल्दी पीडीएफ भी आपके अपडेट हो जाएंगे और आप लोग अच्छी तरीके से अपने प्रिपरेशन पर फोकस करिए और चीजें अगर एक बार न समझ में आए तो दोबारा वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाए। थैंक यू, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।